नमस्कार। एस्ट्रोवालान में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे कुंडली में जो ग्रह जिस स्थान पर उच्च हो जाते हैं, जैसे मंगल 10वें स्थान पर, सूर्य पहले स्थान पर उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे कौन से उस ग्रह के कौन से ऐसे विशेष गुणों के कारण कुंडली के उस भाव में वो ग्रह उच्च के माने जाते हैं, और यदि अन्य ग्रह बैठे हों तो उन ग्रहों से संबंधित क्या परिवर्तन उस विशेष स्थान के उच्च ग्रह की सहायता मिल देते हैं। इसको जानते हैं कुंडली के माध्यम से। आइए देखते हैं। कुंडली का पहला स्थान यह लगन स्थान कहलाता है और यह कुंडली का सिंहासन भी है। यहाँ सूर्य उच्च का माना जाता है। अब एक बात समझिए कि सिंहासन पर और सूर्य राजा माना जाता है सभी ग्रहों में, तो सिंहासन पर जब राजा बैठा होगा वो तभी सबसे अच्छा परिणाम दे पाएगा। सिंहासन पर कोई और बैठेगा तो वो राजा जैसा परिणाम नहीं दे पाएगा। अब सूर्य को अगर आप ग्रंथों में सूर्य के वर्णन के बारे में सोचें तो सूर्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि सूर्य देवता एक रथ पर बैठे हैं जो 7 घोड़ों से युक्त है। अब आप कल्पना कीजिए कि 7 घोड़ों का ये रथ, जो अपने 7 घोड़े अपनी पूरी शक्ति से लेकर जिसको भाग रहे हैं, और तब भी सूर्य के हाथ में ऐसी लगाम है कि सूर्य की गति में उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब सूर्य डिसिप्लिन भी है और निरंतर आगे बढ़ते रहने की एक कला भी सूर्य निपुण है कि निरंतर आगे भी बढ़ना है परंतु डिसिप्लिन के साथ बढ़ते रहना है। पूरे नियमों का पालन करते हुए सूर्य इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। लगन भाव जो होता है वो कुंडली की आत्मा होता है और सूर्य वैसे भी आत्मा कारक है। और लगन में जब सूर्य बैठ जाता है तो आप ये मानिए कि देह और आत्मा एक हो जाती है, जिसके कारण जीवन के लक्ष्यों के बारे में जातक को बेहतर तरीके से पता लगता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ये सब चीज़ें सूर्य के उस गुण के कारण उसको लगन में उच्च स्थान देती हैं। बात करते हैं कुंडली के दूसरे घर की। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का माना जाता है। दूसरा घर आपकी वाणी का, आपके भोजन का, आपके परिवार का और आपके धन का भी कारक है। इन चारों चीज़ों में चंद्रमा का उच्च होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा बहते हुए पानी का भी कारक है, जो पानी बहता रहता हो। अब आप इसे इस तरह समझिए कि मन का कारक है, चंद्रमा में शीतलता है, तो परिवार में शीतलता के साथ, जब परिवार के लोग शीतलता के साथ आपस में रहते हैं, एक बेहतर रिश्तों का निर्माण होता है। अब अगर इसको भोजन के संबंध में समझें तो चंद्रमा यानी मन पसंद भोजन, सबसे पहली ज़रूरत आदमी की भोजन ही होता है, चाहे वो कितना भी कमाता हो, परंतु पहली ज़रूरत भोजन की ही होती है। अब उसमें चंद्रमा होता है तो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन पसंद भोजन मिलना भी एक, आप ये समझिए कि मनपसंद भोजन भी मिलना एक बहुत बड़ा योग ही बनता है। तीसरा, अगर धन की बात करें तो चंद्रमा दूसरे घर में धन का कारक ऐसे होता है कि चंद्रमा बहता हुआ पानी है। अब पानी बहता है, पीछे से आता रहता है, तो इसलिए चंद्रमा दूसरे घर में धन के लिए उच्च का हो जाता है कि धन जो है वो आता रहे, उसमें रुकावट ना हो। चंद्रमा बारिश का भी कारक है कि धन की वर्षा होती रहे। और वाणी के अगर आप संबंध में समझें तो वाणी पर पूरा कंट्रोल मन का ही होता है कि आपके मन में अगर क्रोध होगा तो वाणी भी क्रोध में ही आएगी, आपके मन में उदासी होगी तो वाणी में भी उदासी आएगी। इस प्रकार दूसरे घर की सभी जो कारक तत्व हैं, आपका भोजन, धन, परिवार और वाणी, इन चारों को चंद्रमा दूसरे घर से कंट्रोल करता है, या दूसरे घर में चंद्रमा इसलिए उच्चता पाता है। अब बात करेंगे तीसरे घर की। तीसरे घर में वैसे तो कोई ग्रह उच्च और नीच का नहीं माना जाता, यह घर पराक्रम और साहस का होता है, परंतु राहु केतु के संबंध में राहु को तीसरा स्थान उच्च का दिया गया है। यह राहु के फैलाव के गुण के कारण है कि राहु में फैलाव का गुण है कि साहस और आपका पराक्रम
इनमें फैलाव हो, इनमें बढ़ोतरी हो, राहु के इस विशेष गुण के कारण उसको तीसरा स्थान उच्च का दिया गया है। बात करेंगे चौथे घर की। चौथे घर में बृहस्पति को उच्च का स्थान दिया गया है। बृहस्पति सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। जितना हम कुंडलियों में अपने ग्रहों का एनालिसिस करते हैं कि 7 प्लैनेट हम जानते हैं, उनके अलावा 2 राहु केतु, इनमें बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। और चौथा घर आपके सुखों का कारक है। तो कुंडली में सुखों को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है कि जीवन में सुखों का स्थान सबसे बड़ा हो, इसलिए बृहस्पति को चौथे घर का कारक बताया गया है। पांचवा घर संतान से संबंधित होता है। यहाँ भी कोई ग्रह उच्च और अधिक नीच का नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पर कोई ग्रह की हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सीधा छठे घर की। छठे घर में बुध और राहु को उच्च स्थान दिया गया है। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, तीन चीज़ों को हम इससे जानते हैं छठे घर से। अब आप एक बात समझिए कि छठे घर में बुध और राहु को उच्च स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि राहु केवल सर है, उसके पास स्थिरता नहीं है। और बुध को भी वैदिक ज्योतिष में एक बालक की तरह कह लीजिए या एक गेंद की तरह, वो भी स्थिरता नहीं है। बुध के अंदर भी एक गेंद की तरह वो भी टिकता नहीं है, इधर उधर चलता रहता है। तो ये तीन चीजें, रोग, ऋण, शत्रु, आपके जीवन में स्थिर ना हो, इसलिए वहाँ इन ग्रहों को उच्च स्थान दिया गया है। क्योंकि कोई बड़ा ग्रह, भारी ग्रह, स्थिर वाला ग्रह वहाँ होगा तो इन चीज़ों की स्थिरता आपके जीवन में आ सकती है, इसलिए बुध और राहु को छठा स्थान दिया गया है। बात करेंगे कुंडली के 7वें घर की। 7वां घर आपके व्यापार का और आपकी वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है। 7वें घर में उच्च का ग्रह शनि माना जाता है। शनि को 7वां स्थान उच्च में दिया गया है। विवाह और व्यापार दोनों चीज़ें शनि के एक विशेष गुण के कारण कि शनि में स्थिरता होती है, सबसे अधिक स्थिर ग्रह शनि होता है। और विवाह और व्यापार दोनों ही ऐसे जीवन के दो ऐसे आप ये समझिए कि जीवन के दो ऐसे कार्य हैं जिनमें स्थिरता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है कि विवाह में स्थिरता रहे और व्यापार में स्थिरता रहे। इसलिए शनि को 7वें स्थान उच्च का दिया गया है। बात करा 8वें घर की। 8वां घर मृत्यु का स्थान होता है, वहाँ कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं माना जाता। चंद्रमा केवल वहाँ नीच का माना जाता है, पर उसकी थ्योरी अलग है, वो कभी फिर बात करेंगे। 9वां घर आपके भाग्य का घर है। यहाँ पर भी कोई ग्रह नीच का नहीं माना जाता। सब ग्रहों की यहाँ अलग अलग योग्यता के हिसाब से वो फल देते हैं, परंतु यहाँ नीच का कोई विशेष ग्रह नहीं माना जाता। बात करते हैं 10वें घर की, जो आपका कर्म का स्थान है। स्थान ये शनि का है, फिर उसी गुण के कारण कि स्थिरता चाहिए कर्मों में, लेकिन मंगल का ये उच्च स्थान है क्योंकि मंगल की ऊर्जा चाहिए कर्मों को, कि आप मंगल से अधिक ऊर्जा किसी ग्रह में नहीं है। तो कर्मों में सबसे अधिक ऊर्जा रहे, इसलिए मंगल को 10वां स्थान दिया गया है। इसी प्रकार अगर 10वें स्थान में या किसी भी उच्च वाले स्थान में किसी विशेष ग्रह के उच्च स्थान में कोई अन्य ग्रह बैठे तो उनको भी उच्च ग्रह की शक्ति से वहाँ पर उनको सहायता दी जा सकती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका शुक्र बैठ गया 10वें स्थान में और मंगल वहाँ के लिए उच्च होता है, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो काम होगा वो होगा सामाजिक आयोजनों का, मंगल कार्य करवाने का। ऐसे काम जिनमें जो मंगल कार्यों में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता हो, लोगों की शादी में जो इस्तेमाल होता हो, या कोई भी ऐसे बड़े सामाजिक आयोजन करवाना, यह आपको 10वें घर के शुक्र को वहाँ मंगल की सहायता देगा, जो विशेष लाभकारी बना देता है। बात करते हैं 11वें घर की। 11वें स्थान लाभ का स्थान है। यहाँ कोई ग्रह नीच का नहीं माना जाता क्योंकि हर ग्रह अपने हिसाब से वहाँ लाभ लेने आया होता है, तो इसलिए वहाँ पर भी कोई ग्रह नीच का नहीं माना जाता। बात करेंगे 12वें स्थान की। 12वें स्थान में 12वें घर में शुक्र को उच्च का माना जाता है। शुक्र को 12वें घर में उच्च का मानने का आप ये समझिए कि शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु के रूप में उनका वर्णन किया है शुक्राचार्य जी के रूप में। अब शुक्राचार्य अकेले ऐसे गुरु हुए जिन्हें भगवान शिव से मृत संजीवनी
मृत संजीवनी विद्या जिन्हें आती थी, जिन्होंने भगवान शिव से वो विद्या सीखी हुई थी। अब 12वें स्थान में शुक्र के उच्च होने का 2 कारण हैं। पहला कारण कि 12वां स्थान 8वें स्थान से, जो कि मृत्यु का स्थान है, उससे 5वां स्थान बन जाता है, कि मृत्यु से 5वें स्थान पर जाकर शुक्र उच्च का हो जाता है, कि मृत संजीवनी विद्या शुक्र के पास है। हर ग्रह, हर स्थान, हर भाव अपने से 5वें घर से लाभ पाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर भाव अपने से 5वें घर से लाभ पाता है। तो 8वें घर से, 8वें घर में मृत्यु का जो स्थान है, उसके लिए शुक्र 12वें घर में उच्च का हो जाता है अपनी मृत संजीवनी विद्या के चलते। कि इसको ऐसे समझिए कि वो मृत्यु को नहीं टालेगा, आपकी मृत्यु को नहीं रोकेगा, लेकिन 12वें घर का बैठा शुक्र कमजोर से कमजोर कुंडली, या यूँ कहें कि मरी हुई कुंडली में भी जान डाल देता है, उसको भी वो जीवन के सारे सुख दिलवा सकता है। और वहीं 12वें घर में बैठे शुक्र की दृष्टि छठे घर में बैठे या छठे स्थान पर भी होगी, जो कि रोग से संबंधित होगा। तो जो शुक्र मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, वही शुक्र 7वें दृष्टि से अन्य रोगों पर भी कंट्रोल पाएंगे 12वें घर से बैठकर। इसलिए 12वें घर में बैठा शुक्र एक बिल्कुल खत्म कुंडली को भी, सिर्फ शुक्र 12वें घर में बैठा हो, उसमें भी वो नई जान, एक नयापन, एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार विशेष गुणों के आधार पर, ग्रहों के अलग अलग विशेष गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग भाव या अलग अलग स्थान उच्चता के लिए दिए गए हैं। नमस्कार।